Okay students, in this video we are also going to continue the chapter Improvement in Food Resources. ओके स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड, यानी कि हमें कम जगह में ज्यादा से ज्यादा यील्ड चाहिए। तो हमने क्या कहा, सबसे पहले हम करेंगे क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट का मतलब क्रॉप की वैरायटी बढ़ा दो, मतलब उसी जगह पे अच्छी क्रॉप्स उगाओ, बेटर क्वालिटी की क्रॉप्स उगाओ। तो उसके लिए हमने क्या कहा, हमने कहा द टेक्निक ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर यूजफुल कैरेक्टर्स फ्रॉम डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सेम और डिफरेंट क्रॉप प्लांट। बोले भैया क्या करो कि भैया डिफरेंट प्लांट्स के, डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्रॉप प्लांट्स के भैया कैरेक्टरिस्टिक्स को, अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स को साथ ले आओ। भैया द टेक्निक ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर यूजफुल कैरेक्टर्स ऑफ सम डिफरेंट वेराइटीज ऑफ डिफरेंट क्रॉप प्लांट, भैया सेम और डिफरेंट क्रॉप प्लांट की डिफरेंट वेराइटीज को एक साथ ले आओ। अब देखो भैया, अब कोई पूछे क्रॉप वेराइटी में हमने क्या वेराइटी सुधारी, तो देखो मैंने आपको बताया था हमने क्या करा। हमने कहा कि भैया एक तो हमें क्वालिटी क्या चाहिए, उसमें अच्छी चाहिए, क्वालिटी अच्छी, क्वांटिटी अच्छी। बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस मींस, बायोटिक मतलब भैया लिविंग फैक्टर से खराब ना हो, जैसे कि कीड़े हो गए, ठीक है, जैसे कि पेस्ट हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, इन सारी चीजों का असर ना है। और एबायोटिक मींस टेम्परेचर, जैसे कि बेटा टेम्परेचर में भैया गर्मी हो गई, सर्दी हो गई, बारिश हो गई, हम कहते हैं ना अरे ये इस टाइम पे बारिश हो गई, ये तो फसल खराब हो जाएगी। आप लोग तो बहुत सारे बच्चे एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से हैं। नेक्स्ट इज वाइडर एडेप्टेबिलिटी। वाइडर एडेप्टेबिलिटी मींस इट कैन ग्रो इन अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस ना, ऐसा ना हो कि उसी स्पेसिफिक में ग्रो करे। नेक्स्ट इज डिजायरेबल एग्रोनॉमिक ट्रेट्स, कि हमें ऐसे ट्रेट्स मिले जो हमें चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि कौन सी भैया, अगर हमें देखो फॉडर क्रॉप्स उगानी है तो हम चाहते हैं कि भैया वो लंबी और उसमें बहुत सारी ब्रांचेस हो, ताकि भैया हम उसको इजीली उससे ज्यादा लीव्स ऑब्टेन हो। तो देखो हमने इसके दो तरीके पढ़े थे। पहला था हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन मींस द क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन two plants, that is known as hybridization, and it involves the choosing of plant varieties. अब देखो हमने क्या करा, दो अच्छी क्वालिटी के प्लांट्स चूज करे। बोले भैया एक के अंदर क्या थी, क्वालिटी बहुत अच्छी थी, एक में क्या थी, क्वांटिटी बहुत अच्छी थी, और दोनों को क्रॉस ब्रीड करा दिया। मतलब क्रॉस ब्रीड कराना मतलब हमने उनके बीच में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करा दिया। तो जब इनका जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसमें दोनों अच्छी क्वालिटी भी अच्छी होगी और क्वांटिटी भी अच्छी होगी। और इसका एग्जाम्पल मतलब हाइब्रिडाइजेशन से दो क्रॉप्स डेवलप की गई, दैट इज विकास एंड पद्मा, एंड बोथ आर राइस वेराइटीज। नेक्स्ट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग। मैं हमेशा कहती हूँ बेटू, इस टॉपिक का तो नाम ही काफी है, हम कहते हैं ना इसका तो नाम ही काफी है। ये पता नहीं किसी प्रोडक्ट की पंच लाइन है शायद। देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग, दैट मींस इंट्रोड्यूसिंग द डीएनए ऑफ वन ऑर्गेनिज्म इनटू अ प्लांट। सच ऑर्गेनिज्म इज नोन एज जीएमओ। देखो भैया एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए प्लांट में इंट्रोड्यूस करना, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, जीएमओ कहते हैं। जीएमओ मींस जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जैसे कि बीटी कॉटन, फॉर एग्जांपल बीटी कॉटन। देखो हमने क्या करा, एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए लिया और दूसरे में डाल दिया। अब देखो उससे क्या हुआ, इसकी अच्छी कैरेक्टर इस वाले ऑर्गेनिज्म में चली गई, तो ये ऑर्गेनिज्म ऐसा बना जो बेहतर था। देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को रिकम्बाइन कर दिया, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जीएमए कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड, यानी कि उनकी जीन्स को मॉडिफाई किया गया ऑर्गेनिज्म। इसका एग्जाम्पल है बीटी कॉटन। देखो बेटा बीटी कॉटन में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, क्राई जीन डाला गया बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस से बेटू। बट अब फिलहाल हमें क्या समझना है कि इस बीटी कॉटन पे कीड़े नहीं लगते हैं। इट इज अ कॉटन जिसमें कीड़े नहीं लगते हैं, बॉल वॉर्म्स नहीं लगते हैं। आप बहुत सारे बच्चों ने आप में से कॉटन उगती हुई देखी हुई होगी ना, ठीक है, हिंदी में इसको कपास कहते हैं, ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में हम तो क्या कहते हैं, हमने जहां उसको कॉटन को उगते हुए देखा, हमने देखा बहुत सारी जगह उसके कीड़े खा जाते हैं कॉटन की बॉल को। बट बहुत सारी जगह क्या होता है मेरा बेटू, बहुत सारी जगह ऐसा भी होता है कि कॉटन बॉल को कीड़े नहीं खा पाते हैं, क्योंकि वो बेहतर क्वालिटी की होती है। इतना मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा। देखो बेटा अभी तक तो मैंने पिछला टॉपिक रिपीट किया ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट वी विल गो ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज मैनेजमेंट ऑफ
क्रॉप प्रोडक्शन। देखो क्रॉप के प्रोडक्शन को मैनेज करना। अब इसको ध्यान से समझेंगे प्लीज। क्या कहता है कि मैं क्या करूं, अब मैं क्रॉप प्रोडक्शन को मैनेज करूं। क्रॉप प्रोडक्शन को क्या मतलब कि भैया उसी जगह में ज्यादा क्रॉप्स आए, कि मेरे को क्वांटिटी बढ़ानी है। तो देखो भैया क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर क्या क्या यूज करते हैं, देखो सुनो, देखो 3 चीजों का ध्यान रखते हैं। इट इंक्लूड्स पहला पॉइंट होता है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हम देखेंगे प्लांट को न्यूट्रिएंट मतलब खाना अच्छे से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। दूसरा देखो बेटा, दूसरा ना क्या तरीका होता है, दूसरा होता है इरिगेशन मैनेजमेंट। इरिगेशन मैनेजमेंट का मतलब क्या होता था बेटा कि पानी प्रॉपर सप्लाई में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और तीसरा है क्रॉपिंग पैटर्न, कि भैया हमने क्रॉप के पैटर्न को अच्छे से लगाया कि नहीं लगाया क्रॉप्स को। ठीक है, अगर क्रॉपिंग पैटर्न अच्छा होगा तो क्रॉप्स अच्छे से उगेंगी और हमें बेनिफिट होगा। देखो सबसे पहला टॉपिक हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, द फर्स्ट टॉपिक टू बी डिस्कस इज न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। देखो बेटा न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में क्या कहता है, देखो ये कहता है like every organism, like every living organism, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह प्लांट को भी क्या चाहिए बेटा, खाना चाहिए। सो द प्लांट ऑल्सो रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स। खाना तो वो खुद बना लेता है, पर बेटू उसको बेसिक रॉ मटेरियल तो चाहिए ही चाहिए ना। तो देखो बेटा उसको भी क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अब देखो प्लांट के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, देखो प्लांट न्यूट्रिएंट्स 2 तरह में डिवाइड किए गए। एक कौन कौन से होते हैं, देखो बेटू द फर्स्ट आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, द सेकंड आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो देखो बेटा हम क्या कहते हैं, मैंने लिखा प्लांट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। एसेंशियल मतलब जो उनको जरूर रिक्वायर्ड होते हैं, उनको 2 तरह में डिवाइड किया गया। पहला कौन सा तरीका है, द फर्स्ट वन इज मैक्रोन्यूट्रिएंट, द सेकेंड वन इज माइक्रोन्यूट्रिएंट। देखो पहला नाम है मैक्रोन्यूट्रिएंट, दूसरा नाम क्या है बेटा, माइक्रोन्यूट्रिएंट। देखो नाम से मैं तो हमेशा कहती हूँ बेटा बहुत सारी चीजें तो हमारे नाम ही खत्म कर देते हैं। और बायो में तो पता है बच्चों को नाम को तो बहुत अच्छे से यूज करना भी आना चाहिए। द वर्ड माइक्रो मीन्स छोटा एंड मैक्रो मीन्स बड़ा। देखो कितना आसान है, माइक्रो का मतलब होता है छोटा और मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। तो जो न्यूट्रिएंट छोटी अमाउंट में रिक्वायर्ड हो उसको कौन सा न्यूट्रिएंट कहेंगे बेटा, छोटे अमाउंट में माइक्रोन्यूट्रिएंट, और बड़ी अमाउंट में रिक्वायर्ड हो तो मैक्रोन्यूट्रिएंट। तो देखो माइक्रोन्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज, कम क्वांटिटी में चाहिए होता है, एंड इट इज रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज में चाहिए होता है। नेक्स्ट देखना प्लीज, नेक्स्ट क्या कहता है बेटा, देखो ये क्या कहता है, देखो इट फॉर्म्स प्लांट बॉडी। ये ना प्लांट बॉडी बनाने के अंदर यूज हो जाता है। ठीक है कि भैया प्लांट की मैक्सिमम बॉडी कौन बनाएगा, मैक्रोन्यूट्रिएंट बनाएगा। और देखो माइक्रोन्यूट्रिएंट के लिए हम क्या कहते हैं, इट is involved in formation of enzymes। ज्यादातर क्या बनाता है ये, एंजाइम्स बनाता है। मतलब प्लांट को एंजाइम्स बेटा आप हायर क्लासेस में अच्छे से पढ़ेंगे, ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। अब नेक्स्ट चीज क्या कहता है, ये कहता है कितना रिक्वायर्ड होता है, मोर देन,
हमें क्या पता कम कितना और ज्यादा कितना, तो एक प्रॉपर बनाया गया ना, कितना 1 माइक्रोग्राम पर ग्राम। देखो 1 माइक्रोग्राम पर ग्राम से ज्यादा चाहिए होता है, more than 1 microgram of gram of dry matter of plant is required। ठीक है, और ये कितना चाहिए होता है, ये लेस देन, ये तो ऐसे कह सकते हैं वेरी लेस देन, बहुत कम चाहिए होता है। 1 माइक्रोग्राम पर ग्राम ऑफ dry matter of plant is required। मेरे ख्याल से इतना सभी को समझ में आ गया होगा। अब एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, बाकी डिटेल में पढ़ेंगे। इसका एग्जाम्पल होता है कार्बन और इसका एग्जाम्पल होता है कॉपर। अभी 1 मिनट बाद सारे डिस्कस करते हैं। इतना मेरे ख्याल से बच्चों सभी को समझ में आ गया होगा। अब आगे डिस्कस करेंगे डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं। देखो बच्चा, अब हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, न्यूट्रिएंट की टाइप, फिर टाइप के बाद हम क्या मेंशन करेंगे कि हम कौन से न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, और फिर हम पढ़ेंगे कि प्लांट को वो मिलते कहाँ से, तो प्लांट का उसका सोर्स क्या होता है। देखो एक एक करके चलते हैं प्लीज। पहला कौन सा है, फर्स्ट इज मैक्रोन्यूट्रिएंट। पहले पढ़ेंगे हम मैक्रोन्यूट्रिएंट। तो 2 मैक्रोन्यूट्रिएंट है, देखो एक कार्बन और एक ऑक्सीजन। ये प्लांट को कहां से मिलते हैं बेटा, एयर से। सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है प्लांट को। नेक्स्ट नाम क्या आता है मेरा बेटा, नेक्स्ट नाम आता है हाइड्रोजन। तो सबको पता है हाइड्रोजन H2O कहाँ से मिलता है बेटा, वाटर से मिलता है। नेक्स्ट नाम आते हैं, देखो मैं हमेशा कहती हूँ 3 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स से ज्यादा क्रिटिकल न्यूट्रिएंट होते हैं, सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। ये होते हैं क्रिटिकल एलिमेंट्स जो सबसे ज्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं। उसके अलावा कौन कौन से होते हैं बेटा, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। ये कौन से न्यूट्रिएंट, ये कहाँ से मिलते हैं बेटा, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉइल। ये हमें प्लांट को कहाँ से मिलते हैं, ये प्लांट को सॉइल से मिलते हैं। आगे देखेंगे प्लीज। नेक्स्ट टॉपिक आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, तो देखो बेटा 7 नाम है। एक है आयरन, एक है बोरोन, एक है जिंक, एक है कॉपर, एक है मैंगनीज, एक क्लोरीन और एक क्या रहेगा, मॉलिब्डेनम। देखो ये सब नाम है बेटू, मुझे पता है आप लोगों ने कुछ ने पहले पढ़े होंगे और कुछ ने नहीं पढ़े होंगे, बट बेटू बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे याद हो जाते हैं। ये सिर्फ नाम ही है और कुछ भी नहीं है। तो दीज ऑल आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये भी कहाँ से मिलते हैं प्लांट को, सॉइल से मिलते हैं। मेरे ख्याल से इतना टॉपिक सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। देखो बेटा नेक्स्ट टॉपिक आता है मिनरल रिप्लेनिशमेंट। अब इसका मतलब समझेंगे। मिनरल रिप्लेनिशमेंट का मतलब वापस से मिनरल्स को ऐड कर देना। देखो बेटा ये कह रहा है कि सॉइल बहुत ज्यादा, देखो उसमें बहुत ज्यादा प्लांट्स उग रहे हैं तो बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की यूज्ड हो रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज, अब न्यूट्रिएंट्स खत्म हो रहे हैं तो उनको वापस से डालने की जरूरत है। तो दैट इज इन ऑर्डर टू restore soil fertility,
and to increase crop production किस किस चीज की रिक्वायर्ड है भैया? मिनरल रिप्लेसमेंट इज रिक्वायर्ड। और ये कैसे हो सकती है? ये दो तरीके से हो सकती है। इट कैन बी डन बाय किस किस तरीके से? पहला तरीका है मैन्योर एंड द सेकेंड वन इज फर्टिलाइजर। अब ना नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस द बोथ। थैंक यू सो मच।